चलिए देखिए, तो हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण में इसके पहले, है ना, यहाँ पे देख लेते कि अम्ल की अभिक्रिया विभिन्न पदार्थों से कराए थे हम लोग पहले, है ना। इसका ग्राफ चेक किए थे, इसमें क्या अलग अलग चीज़ों से अभिक्रिया करा के हमको क्या क्या मिला था। फिर हम लोग यहाँ पे देखें कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करा दिए, है ना, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग चीज़ों की, तो हमको क्या क्या मिला था ये हम लोग इस वाले ग्राफ में देखे थे। इसके आगे आते हैं अब हम लोग, अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल व्यू में देखेंगे, हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या है देखिए, चेक करिए, लिख रहा क्या कि धातु की अभिक्रिया पहले कराएंगे अम्ल के साथ, फिर धातु की अभिक्रिया कराएंगे क्षारक के साथ, ठीक है क्या। आप देखे थे कि अम्ल और क्षार का ग्राफ अलग अलग हम लोग इसके ऊपर देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग एक सब्सटेंस को लाएंगे, उसको क्या करेंगे, एक बार अम्ल में डालेंगे, फिर एक बार किस में डालेंगे, क्षारक में डालेंगे, और चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि जब आपको पता है क्या करना है हमको, कि धातु की अभिक्रिया पहले अम्ल के साथ करा लेनी है, और फिर धातु की अभिक्रिया किसके साथ करा लेनी है, क्षारक के साथ करा लेनी है। तो आपको पता है, आप पहले पढ़ कर आए हैं, है ना, कि अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है क्या। चलिए, और सेम चीज़ आप क्षारक के लिए भी पढ़ें कि जब क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है क्या। तो चलिए इसका रिएक्शन देखेंगे यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से रिएक्शन देखने के लिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे अम्ल में लिए हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और धातु में लिए हैं क्या, जिंक, ठीक है क्या। तो इसका रिएक्शन यहाँ से दिखाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं रिएक्शन हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है क्या। जैसे मान लीजिए कि हम लिए थे कौन सा, HCl लिए थे, HCl, ठीक है क्या। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम लोग मिलाए क्या, जिंक, जिंक हमारा धातु है, ठीक है। और चेक करिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बनाएंगे हम क्या, आपको बताइए अम्ल है, ये धातु है, धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो जिंक और क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। एक तो आप बात ये समझ सकते हैं तभी लवण बनेगा। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, जिंक है, और जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। और अगर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ये क्लोरीन निकल कर किसके पास चला जाएगा, जिंक के पास। विस्थापन अभिक्रिया में ऐसा ही होता था, है ना, पिछले चैप्टर में देखे थे। तो ये Cl चला जाएगा जिंक के पास और बनाएगा क्या, जिंक और क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से पता है, क्लास 9 से ही याद करा रहे हैं, क्या है, ZnCl2, और ये बन गया हमारा जिंक क्लोराइड, यानी कि ये बन गया हमारा लवण, ठीक है क्या। और यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हमारा अकेला रह गया। अब हाइड्रोजन जो एग्जिस्टेंस फॉर्म में पाया जाता है उसके लिए आप H लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि H तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है। हाइड्रोजन गैस जो एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट पे, है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है, तब ये हाइड्रोजन आपका एग्जिस्टेंस फॉर्म में आता है। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ से, तो हमारा ये रिएक्शन बन चुका है। अब हमको इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, है ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं किसको, मेटल को, फिर और फिर हाइड्रोजन को, ठीक है क्या। तो वहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेटल है हमारा जिंक, तो भैया यहाँ पे जिंक हमारा कितना था, 1, और यहाँ पर भी जिंक हमारा कितना है, 1 है। चलो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन की बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई ना, क्लोरीन हमारा बैलेंस नहीं है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन को बैलेंस करना है तो आपको पहले भी बताया था कि क्लोरीन को बढ़ाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप यहाँ पे क्लोरीन को बढ़ा दीजिए जैसे, क्योंकि अगर आप ऐसे बढ़ा देंगे तब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला ही बदल जाएगा। क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, नहीं, तब तो हमारा सब्सटेंस ही बदल जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, HCl की मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, ठीक है क्या। और इसका इफेक्ट ये होगा कि क्लोरीन तो 2 हो जाएगा, पर साथ ही साथ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, जैसे ही आप कोई नया नंबर डालते हैं आपको फिर से स्टार्ट करना है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। तो फिर से देखते हैं, जिंक हमारा 1 था, जिंक हमारा 1 है। क्लोरीन हमारा 2 था, क्लोरीन हमारा कितना है, 2 है। चलिए, हाइड्रोजन यहाँ हमारा 2 था और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि हमारी अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है क्या। अब आप इसके नीचे इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है हमारा, क्या आपको पता है क्या नाम है, ये सॉरी HCl है ना, HCl है, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चलिए ठीक है। और ये हमारा क्या है, जिंक, जो कि क्या है हमारा धातु है ना। चलिए, ये क्या है, जिंक क्लोराइड है ना, जिंक क्लोराइड। चलिए, और ये क्या हमारा, आपको तो पता ही है, हाइड्रोजन है।
और आप चेक करिए जो ऊपर में पढ़े थे हम लोग क्या, कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन बनाती है। आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा लवण था, जिंक हमारा धातु था, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएं तो जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो यानी कि इस बात को ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हेजीनेस है, थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड वे में लिखा गया है, इस वजह से दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वो लिखा गया यहाँ पे अम्ल, जिंक यहाँ पे ये वाला, तो जिंक के लिए लिखा गया यहाँ पे धातु, ZnCl2 इसके लिए लिखा गया है जिंक क्लोराइड, है ना, जो कि है हमारा क्या, लवण, यहाँ से एरो से दिखाया गया है, और ये H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा साफ तरीके से लिखेंगे, है ना, ये जो है थोड़ा सा कंजस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको आप नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे, ठीक है क्या। बढ़े आगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और रिएक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसी का। इस बार क्या किया गया है, धातु हमारा लिया गया है जिंक, धातु क्या लिया गया है, जिंक, और अम्ल में लिया गया है इस बार क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है क्या, H2SO4। तो चेक करिए इसका रिएक्शन कैसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो खैर बहुत अच्छे से सेट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझा सकते हैं हम आपको। जिंक है, जिंक में कौन सा अम्ल डाल रहे हैं हम लोग, H2SO4 डाल रहे हैं, यानी कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अम्ल के साथ करा रहे हैं। जिंक हमारा धातु है, H2SO4 हमारा एसिड है, ठीक है क्या। तो जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आपको बताया था कि चाहे तो क्लोराइड वाला हो, चाहे तो नाम जो है थोड़ा सा 8 पे खत्म होता हो, सल्फेट, जिंकेट, तो ये सारा भी हमारा क्या हो जाता है, लवण हो जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से, तो जिंक है प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी जो अभिक्रिया हो रही है वो विस्थापन अभिक्रिया है। आप चेक करके देखिए, यहाँ पे जिंक है और ये हाइड्रोजन है, ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन थी, जिंक। तो ये जो सल्फेट है ना, ये क्या होगा, हमेशा ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले मतलब तत्वों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है क्या। इसलिए सल्फेट निकल कर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जिंक के पास। इसलिए सल्फेट निकल कर जब जिंक के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर बन जाएगा क्या हमारा, ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा अकेला रह जाएगा, तो हाइड्रोजन हमारा अकेला हो जाएगा, ठीक है क्या। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते थे हम लोग, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है क्या। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे जिंक जो था हमारा वो क्या है, धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या था, अम्ल, और यहाँ से ZnSO4 बन गया जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट हमारा क्या हो गया, लवण, और साथ ही साथ क्या बना, हाइड्रोजन। यानी कि ये वाला रिएक्शन भी ऊपर जो हमारा फॉर्मूला था कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस बात को ये भी यहाँ पे क्या करता है, परिपुष्ट करता है ना, संतुष्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, ठीक है क्या, धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले अम्ल में धातु मिला रहे थे, अब क्या करेंगे, क्षारक में धातु मिलाएंगे, ठीक है क्या। तो ध्यान दीजिए, जब क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्षारक, इसमें देख लो यहाँ पे क्षारक में हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। और ये प्रबल क्षारक होता है, आपको बताए थे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ से NaOH लिया गया, एक प्रबल क्षारक लिया गया, यहाँ पे इसमें क्या डाल दिया गया, जिंक डाल दिया गया, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब आप जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, Na2ZnO2। चलिए यहाँ से सोडियम जिंकेट बन गया, और साथ में कौन सा गैस इवॉल्व हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, ठीक है क्या। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है ये क्या है, क्षारक है। Zn हो गया जिंक, जो कि क्या है, धातु है, और Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट है, ये क्या है, सोडियम जिंकेट है, तो ये क्या हमारा, लवण है, और साथ ही साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि जब हम क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराए तो लवण बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है क्या। तो यहाँ चलिए यहाँ से भी ठीक है। अब आ गया था, यानी कि अब हम लोगों ने क्या देखा, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ, और दोनों ही केस में क्या बन रहा था, लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे जो मिल रही है गैस हमको, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस मिल रही है बार बार, वो कौन सी गैस मिल रही थी, इधर भी हमको मिल रही थी बार बार हाइड्रोजन गैस, उधर भी हमको क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस। तो हम कैसे समझेंगे कि वो वाला गैस हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में भी पढ़े थे, और यहाँ पर फिर से पढ़ना है आपको कि हाइड्रोजन गैस की जाँच के लिए हम लोग जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो टेस्ट का नाम क्या है, पॉप टेस्ट, ठीक है क्या। पॉप टेस्ट में क्या होता है कि जहाँ से भी हाइड्रोजन गैस निकल रही हो उसके आसपास आप क्या करिए, एक जलती हुई मोमबत्ती या लाइटर लेकर आइए। तो जब हाइड्रोजन गैस उसके संपर्क में आती है तो उसमें फटफटाहट की आवाज़ आती है, जिसको पॉप साउंड या पॉप ध्वनि कहते हैं। और उस पॉप ध्वनि से पता चल जाता है
कि हाँ ये जो गैस है वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। बात है क्या, समझ में आ रहा है क्या? इसी टेस्ट को पॉप टेस्ट कहा जाता है और पॉप टेस्ट हमको बताता है कि कोई गैस हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है क्या? तो चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखता है हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप की ध्वनि मतलब वो फटफट फटफट वाली फटफटाहट आवाज़ होगी, है ना, ध्वनि होती है, जिसे पॉप टेस्ट कहते हैं। और इस टेस्ट को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप उस परख नली के करीब लाइए जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है ना, और जब आप वहाँ पे जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो उसमें फटफटाहट की आवाज़ होती है। जैसे बचपन में वो जो बंदूक से हम लोग वो टिकलिया पटाखा है ना, वो जो बिंदी बिंदी वाली जो पटाखा होता है उसमें डालकर कैसे फट 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 पटाखा फोड़ते हैं, है ना, बिल्कुल, है ना। तो चलिए ध्यान रखिए, आलू बम की आवाज़ बहुत तेज़ होती है ना, वो नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलिए कोई सवाल है यहाँ तक में आप लोग को? चलिए ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट। इसके बारे में हम लोग ऊपर में देख लिए थे कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, दोनों ही केस में। चाहे धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल से करा दीजिए, चाहे धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया आप अम्ल से करा दीजिए, दोनों ही केस में क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ये हम लोग देखे थे पहले, ठीक है क्या? और ये भी देखे थे कि ये दोनों धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है क्या? तो चलिए अम्ल के साथ करती है तो हमको पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्या कि पहले हम क्या कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे। एक धातु कार्बोनेट लेकर आए, है ना, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट ले आए और सोडियम कार्बोनेट को हम अम्ल में डालकर देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को उसी को कहाँ डालकर देखेंगे, क्षारक में डालकर देखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है क्या? तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो आपको पता है कि इसमें लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है, ठीक है क्या? ये सारी चीज़ें पहले देख कर आए हम लोग। आइए देखते हैं इस बात को, हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन इस बात को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेजीनेस है तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अभी हमको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट से, तो ये धातु का कार्बोनेट है कि नहीं, क्योंकि सोडियम हमारा धातु है और उसका कार्बोनेट, तो धातु का कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, सही है। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से करा रहे थे हम, यानी सोडियम के कार्बोनेट से करा रहे थे। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। चलिए ठीक है, इस रिएक्शन को हम साफ तरीके से इधर दिखा देते हैं, ये वाला रिएक्शन को, ठीक है क्या? ध्यान दीजिएगा यहाँ से, देखिए क्या है। अगर आप यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, एसिड में हम क्या ले रहे थे यहाँ पे HCl, ये पूरी अभिक्रिया को यहाँ पे हम साफ लिख रहे हैं, आपको यहाँ से देखकर लिखना है। इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं किससे, Na2CO3, ठीक है क्या? सोडियम कार्बोनेट से आप इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट से जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट से कराते हैं, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, धातु के कार्बोनेट से कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, लवण, CO2 गैस और जल। तो लवण बनाना है आपको पता है। अब लवण बनाना है, आपको यहाँ सोडियम दिखता है, आपको यहाँ क्लोरीन दिखता है, तो आपको साफ समझ में आता है कि भैया जब यहाँ सोडियम है यहाँ क्लोरीन है तो मिलकर तो कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। और आपको पता है कि साधारण नमक क्या होता है, लवण होता है, ठीक है? तो यहाँ से देखकर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे जो लवण बनने वाला है वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो बन गया लवण हमारा, अब NaCl बन गया। इसके बाद और क्या बनेगा आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और आपको पता है कि इसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा। जल का फॉर्मूला H2O। चलिए वाह, ठीक है क्या? तो ये आपको, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला, इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है क्या? अब सबका नाम क्या करना है, आपको लिख देना है, ठीक है क्या? आपने देखा जब अम्ल की अभिक्रिया आपने करा दी किससे, धातु कार्बोनेट से, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब देखो यहाँ पे लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। आप सबका नाम लिख दो यहाँ पे। ये हमारा क्या है, हाँ अभी हम कर देंगे संतुलित। HCl क्या था हमारा, नहीं करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है क्या? चलिए देखिए यहाँ से, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है क्या? चलिए ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं, बाद में भी हम संतुलित भी कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट, संतुलित तो करना ही है। अच्छा ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। आपको ऐसे लिखना है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेजीनेस हो गया है, आपको ऐसे लिखना है, सोडियम क्लोराइड। कोई किसी के फील्ड में ना घुस जाए, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा इस तरीके से लिखें कि इसका नाम उसके फील्ड में ना चला जाए। अगर घुस जा रहा हो तो नीचे कर लेंगे तुरंत से, सोडियम क्लोराइड। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका नाम थोड़ा बड़ा है बाबू, तो कार्बन डाई यहाँ तक लिखकर ऑक्साइड क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे, ठीक है क्या?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या हमारा जल है। तो ऐसे साफ साफ दिखना चाहिए सबका नाम सबके नीचे जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे, तो ठीक है क्या, वहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया तो वहाँ पे साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, ये तो आपका अम्ल है ना, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, अम्ल है। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, धातु का कार्बोनेट है, यानी कि धातु कार्बोनेट बोल सकते हैं आप, ये हमारा धातु का कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट बोल सकते हैं आप इसको, ये धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है क्या। और देखिए जब इसकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराए तो यहाँ बना सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण है, और तो ये आपका क्या है, CO2 है, और साथ में क्या है, H2O है, तो ठीक है क्या। तो यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये वाला चीज़, इसको ये पूरी तरह से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जब हम अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराए तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अभी एक काम बाकी है, जो सबसे मेन काम है, क्या काम बाकी है, संतुलित करना है ना, अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, पहले वो चेक करें, अगर नहीं है तो उसको संतुलित करें। तो चेक करें यहाँ से, आपको पता है कि सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, फिर चलिए, तो पहले देखेंगे मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। चलिए आइए, मेटल है हमारे पास सोडियम, सोडियम है 2, सोडियम है 1, तो पहले ही केस में गड़बड़ी है, ठीक है क्या। अगर आपको दिख गया कि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो मतलब यहाँ पे सोडियम कितना करना होगा, 2, तो आप यहाँ पे सोडियम 2 कर लीजिए। अब फिर से चेक करेंगे, सोडियम 2, सोडियम 2, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई मेटल नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं कार्बन को और क्लोरीन को, ये दोनों हमारा क्या है, अधातु है। चलिए देखिए यहाँ से, अगर कार्बन की बात करें, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1 है, चलिए यानी कि यहाँ पे तो सही है। अब आगे आइए यहाँ से, क्लोरीन की बात करें अगर, तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, चेक कर लो, यहाँ पे सोडियम भी 2 और क्लोरीन भी 2, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ है तो आपको क्या करना है, क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना होगा। आपने जैसे नया नंबर डाला, फिर से पूरा चेक करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे सोडियम से। सोडियम में कितना, 2, उधर भी सोडियम कितना, 2, यहाँ पे कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना, 1, क्लोरीन कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2, तो सारा हम लोग मेटल और मेटल चेक कर लिए। अब चेक करेंगे क्या ऑक्सीजन है क्या इसमें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2 और 1, 3, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे भी कितना, 2, यानी कि अब समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसी वाले रिएक्शन को यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, संतुलित करके, और यहाँ पे वही सारा नाम लिखा हुआ है, पर यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड टाइप से लिख दिया गया, तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से नोट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है वो यहाँ पर लिखनी है आपको, इस जगह पे, ठीक है क्या। वहाँ पे जगह था हमारे पास, इसलिए वहाँ पे आपको दिखाया गया। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे इसमें किसी को कोई सवाल है, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखें। तो ये वाली अभिक्रिया को आपको यहाँ पे ले आनी है। चलिए इसको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये भैया इसका जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या देखना है हमको, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ देखनी है, क्षारक के साथ। और आपको पता है कि धातु कार्बोनेट क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और धातु बाई कार्बोनेट भी क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, तो इसमें कुछ पढ़ने को नहीं है, आगे चलते हैं। अगला है बाबू, धातु बाई कार्बोनेट लाना है। धातु बाई कार्बोनेट चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज़ होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बोल सकते हैं, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं हम लोग, है ना, खाने वाला बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा, तो वो होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो धातु का बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, अम्ल के साथ। फिर धातु के बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया चेक करेंगे किसके साथ, क्षारक के साथ। तो आपको पता है कि धातु का बाई कार्बोनेट भी जब अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है क्या। अरे दोनों ही केस में तो वही बनना है। और क्षारक के साथ धातु की बाई कार्बोनेट अभिक्रिया करती है क्या, नहीं करती है। चलिए ठीक है, आइए तो यहाँ से देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर से अम्ल की अभिक्रिया देखने वाले हैं धातु के बाई कार्बोनेट से चाहे धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। एक ही बात है, वही यहाँ पे लिखा है, धातु बाई कार्बोनेट चाहे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है कि अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ हम लोग, अम्ल के साथ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे वो वाली बात लिख रहे हैं हम लोग, क्या कि भैया जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं चाहे धातु के बाई कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास आ रहा है। अब देखो उधर हमारे पास जगह है और यहाँ पे हम, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा कंजस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो देखते हैं हाँ क्या यहाँ पे समझ में आएगा, साफ साफ नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, हम लोग वहीं पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ये वाला पूरा जो है, क्योंकि ये बहुत ही जो रिएक्शन होता है वो केमिस्ट्री का जान होता है, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रेश में लिख कर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है क्या, अम्ल ले लिए। और अम्ल की अभिक्रिया आपको किससे करानी है, धातु के बाई कार्बोनेट से या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो आप देखिए HCl ला रहे हैं आप अम्ल,
और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर आना है आपको, चाहे धातु का बाई कार्बोनेट लाना है। तो आपको पता है कि ऐसा कौन है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो, बेकिंग पाउडर जो खाने वाला सोडा होता है। तो देखो यहाँ से इसके लिए डाल दो आप NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट नाम है इसका, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आप कह सकते हैं धातु का बाई कार्बोनेट ले आ चुके हैं, ठीक है क्या। इसकी अभिक्रिया जब आप इससे कराएंगे तो बनेगा क्या, लवण। सबसे पहले क्या बनेगा, लवण। और लवण बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या है, Cl है। तो इस जाहिर सी बात है फिर से लवण क्या बनेगा, NaCl। तो ये बन गया हमारा लवण सोडियम क्लोराइड। प्लस फिर क्या बनेगा आपको पता है, और फिर क्या बनेगा, जल बनेगा। ये तो आप पढ़ कर आए हैं ना कि लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। बना लिए। अब आपका काम क्या रह गया, बैलेंस करना। पहले संतुलित कर लेते हैं फिर नाम लिख देंगे, ठीक है क्या। चलिए आइए संतुलित करते हैं। सबसे पहले सोडियम, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, बैलेंस है। चलिए ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आप, कार्बन भी हमारा धातु है और क्लोरीन भी हमारा धातु है, दोनों देख सकते हैं। चलिए आइए, कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1 है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी, अरे वाह, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 कितना, 3, अरे वाह। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे 1, तो टोटली 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब इस तरफ देख लो, 2 है ना, यहाँ पे 2 है। चलो ठीक है, यानी कि पूरी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। यानी इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी दिस है ना, ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। चलिए ये देखिए, अब नाम लिख देते हैं हम। HCl है हमारे पास, तो ये क्या है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए ठीक है, ऐसे लिखे ताकि इसके नीचे यही दिखे, है ना, ये वाला उधर ना चला जाए। ये क्या हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं आप, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जो आपको मन करे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा लगेगा बाई कार्बोनेट तो बाई लिखते हैं हम, सोडियम बाई कार्बोनेट, चाहे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते थे, ठीक है क्या। थोड़ा आप लोग को ना वहाँ पे जब भी वीडियो में आएगा तभी इसका ना फॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाता है जी, तो थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं हम अभी यहाँ पे, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है क्या। चलिए देखिए यहाँ से ये क्या बन रहा है हमारा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए ठीक है, ये क्या आपको पता है अच्छे से, ये है कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए ठीक है, और ये क्या है हमारा, जल है, ठीक है क्या। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है हमारा, अम्ल है कि नहीं है, ये है हमारा अम्ल। चलिए ठीक है, ये है अम्ल। अच्छा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये क्या है, धातु का कार्बोनेट है ना, ये हो गया हमारा अम्ल, और ये हो गया हमारा क्या, धातु का बाई कार्बोनेट। धातु बाई कार्बोनेट बोल लो, चाहे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। चलो चेक कर लो यहाँ से, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, लवण है, और आपको पता है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, जल है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली अभिक्रिया को ये आराम से बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है क्या यहाँ पे, ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वाली चीज़ को आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, फ्रेश तरीके से, है ना। इस चीज़ को यहाँ पे फ्रेश तरीके से रखना है, ठीक है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता समझने में, इसलिए उसको इसी चीज़ को वहाँ पे अलग तरीके से बताया गया है। इसको आप उठाकर यहाँ लेते आएंगे, ठीक है क्या, और इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़े। अब आते हैं बाबू यहाँ से हम लोग अगला, कि धातु के बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया हम लोग क्षारक के साथ कराएंगे अगर, ठीक है क्या। इसको हटा लेते हैं। धातु के बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षारक के साथ। तो आपको पता है कि ना तो धातु का कार्बोनेट ना तो धातु का बाई कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो यहाँ पर भी क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। चलिए, तो इसमें भी पढ़ने को नहीं है, आगे आते हैं। अगला है बाबू, आपको दिख रहा था यहाँ पे कि बार बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। आप जब देखें कि कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ करा रहे थे, तो वहाँ पे एक गैस बन रही थी, वो गैस क्या था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको जानना है कि भैया वो गैस हमारा CO2 ही है या कुछ और है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान हम लोग किससे करते हैं, चूने पानी का टेस्ट से। किससे करते हैं, चूने पानी का टेस्ट से, है ना। जब आप चूने पानी का टेस्ट का मतलब क्या है, जब चूना पानी का घोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, उस घोल में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को घोलने की कोशिश करते हैं या घोलते हैं, तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि कार्बन, वो जो गैस है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसी के बारे में यहाँ पे कह रहा होगा। चूने के पानी का टेस्ट क्या बताता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम अभिक्रिया कराएं उससे जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया जाता है, तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी मिल्की वाइट हो जाता है। इस टेस्ट का उपयोग CO2 गैस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए
किया जाता है। क्लियर है क्या? एकदम बहुत ही अच्छे भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एग्जाम में आपका आ भी सकता है कि आप CO2 गैस की पहचान कैसे करेंगे, उसमें आपको बस ये लिखना है, ठीक है क्या? और साथ ही साथ यहाँ पे एक रिएक्शन भी दिखा रहा है आपके सामने, देखिए यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे क्या है रिएक्शन, देख लो यहाँ से। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारा चूना पानी का घोल, है ना, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या, आप चूने में पानी मिला दिए तो चूना पानी का घोल। शुष्क चूना मतलब क्या, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, है ना, उसके बाद उसको घोल कर उसका एक घोल तैयार करते हैं, फिर उसकी पुताई करते हैं, है ना, दीवार पर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा बुझा हुआ चूना या चूना पानी का घोल। उसके बाद यहाँ पे CO2 के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, और H2O यानी जल बनाता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ये सफ़ेद अवक्षेप, ये जो दूधिया हो जाता है। यानी कि जब आप चूने की पुताई दीवार पर करते हैं, तो जब आप पुताई कर रहे होते हैं तो उस समय वो कलर वाइट नहीं दिख रहा होता है, लेकिन जब थोड़े समय के बाद जब वो सूख जाता है, सूख जाने का मतलब क्या है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो उसके बाद उसका रंग पूरा क्या हो जाता है, दूधिया, यानी एकदम मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है क्या? तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप जो है जो कि दूधिया रंग का होता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, जल बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, देखिए यहाँ से, अच्छा यहाँ पे एक पूरा हो गया, हाँ हो गया। चलिए आइए अगला है बाबू, देखो यहाँ से धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड लाएंगे, ठीक है क्या, और उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किसके साथ, अम्ल के साथ, फिर किसके साथ, क्षारक के साथ, देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो धातु का ऑक्साइड कोई, है ना, बहुत नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आप लोग पहले चैप्टर में भी पढ़े हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, उसका राख। लोहे में जंग लगता है तो वो आयरन ऑक्साइड है ना। कॉपर में भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा जो पीलापन या जंग आ जाता है, वो भी हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो इस तरीके से आप इन सभी नाम से परिचित हैं, चाहे वो कॉपर ऑक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, चाहे वो आयरन ऑक्साइड हो, ये सभी क्या है, धातु के ऑक्साइड है। तो चलिए आइए, अगर इनकी अभिक्रिया हम किससे करा दें, अम्ल से, तो क्या होगा। अच्छा आप लोग बताइए कि धातु का ऑक्साइड प्रवृत्ति में क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है क्या। तो क्या ये अम्ल से अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और आपको पता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, यानी कि जाहिर सी बात है जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से भी कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण जल बनेगा। आप बताइए अगर धातु का ऑक्साइड क्षारी था ना, तो क्या इसकी अभिक्रिया क्षार से होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि दोनों समान गुण वाला है तो अभिक्रिया नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ कर आए, तो बस ये इसको यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करा रहे हैं हम लोग, और क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं, ठीक है क्या। चलिए देखिए कैसे, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा इसको हम साफ करके उधर लिखने वाले हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लिए, अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें आप धातु का एक ऑक्साइड, धातु ले लिए कॉपर, और उसका ऑक्साइड क्या बन गया, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है क्या। अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको पता है क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा। और आपको पता है कि क्लोराइड वाले सब्सटेंस जनरली, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में लवण होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, धातु Cu, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पे धातु का क्लोराइड बनाना है आपको, यानी लवण बनाना है, तो क्या लिखेंगे आप, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2, ये बन गया हमारा कॉपर क्लोराइड, है ना, ये हो गया हमारा लवण। अब भैया ये बन चुका है हमारा। अब साथ में आपको पता है लवण के साथ क्या बनता था, जल बनता है, तो लवण के साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ पे देखिए ना आप, अम्ल की जब अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण और जल बनता है, क्योंकि धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, ये धातु की ऑक्साइड क्या होती है, क्षारक ही तो होती है, और अम्ल की अभिक्रिया जब क्षारक से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो बस वही वाली बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा हो गया। अब आप क्या करें, चेक करें कि बैलेंस है या नहीं है, तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग। अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले किसको देखेंगे, यहाँ पे हम लोग धातु को। मेटल हमारे पास क्या है, कॉपर। कॉपर यहाँ पे एक है, कॉपर यहाँ भी एक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन चेक करते हैं इसके बाद। क्लोरीन यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। तो क्लोरीन वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 करना होगा। यहाँ पे 2 करने के लिए पूरे में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब फिर से चेक करते हैं। कॉपर हमारे पास है, कॉपर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। फिर हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2। तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है, बिल्कुल। तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, नाम लिख देना है सबका। यहाँ पे हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे नहीं जाएंगे उसमें, है ना, उसमें जाने से ही हेजिनेस आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अच्छा ये क्या हमारा कॉपर, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अच्छा ये क्या हो गया हमारा, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, चलिए ठीक है। और ये क्या है हमारा, जल है ना।
चलिए देखिए यहाँ से, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो आप बताइए, ये हमारा नाम से स्पष्ट है कि ये हमारा क्या है, अम्ल है। चलिए, और ये कॉपर ऑक्साइड है, मतलब क्या है, धातु, धात्विक ऑक्साइड बोल सकते हैं, धातु का ऑक्साइड बोल सकते हैं, है ना। तो धात्विक ऑक्साइड है, चलिए ठीक है, धात्विक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड है तो ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा लवण बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से करा रहे हैं तो लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और ये आप एकदम फ्रेश तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वाली चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ जो आई है ना, ये वाली चीज़, इसी वाली चीज़, इसी को हम लोग क्या किए, यहाँ पे फ्रेश तरीके से लिखे हुए हैं। तो यानी कि आपको इस जगह पे पूरा क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। यहाँ के लिए ये वाली बात वहाँ लिख कर दिखाई गई है। चलिए आइए अगला देखते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पे सबको क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ ध्यान देकर देखिएगा। क्षारक के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, धातु के ऑक्साइड से, है ना, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड अपने आप में क्षारक है ना। और क्षारक की अभिक्रिया कभी क्षारक के साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं, है ना। क्योंकि क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है ना। और कभी क्षारक क्षारक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए ठीक है, तो कोई अभिक्रिया नहीं हो गया। आगे चलते हैं, क्या नोट में लिखा है, देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है बाबू वही वाली बात कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और क्षारक होने के कारण क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अब हम क्या लेकर आते हैं, अब हम लेकर आ रहे हैं अधातु का ऑक्साइड। किसको लेकर आ रहे हैं, अधातु का ऑक्साइड। जैसे अधातु कार्बन है आपका, और कार्बन का ऑक्साइड ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो हो गया अधातु का ऑक्साइड। अब इस अधातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया एक बार अम्ल के साथ करा देंगे और एक बार क्षारक के साथ करा देंगे, ठीक है क्या, और देखेंगे क्या होता है, ठीक है क्या। और आपको पता है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगर वो अम्ल है तो वो किससे अभिक्रिया करेगी, किससे अभिक्रिया नहीं करेगी, अम्ल के साथ। क्लियर है आप लोग को? चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब आप अम्ल की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से कराते हैं, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, तो अम्ल कभी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कोई अभिक्रिया नहीं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब इस पे आते हैं कि भैया अधातु का ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर आप क्षारक के साथ करा रहे हैं तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है, और क्षारक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, यानी कि यहाँ पे लवण और जल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अधातु का ऑक्साइड यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कार्बन क्या है, अधातु है, और इसका ऑक्साइड अगर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। क्षारक में हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताया था कि हाइड्रोक्साइड वाले जो भी होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक नहीं होता है, दुर्बल क्षारक होता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दुर्बल क्षारक में हम लोग देखे थे। प्रबल क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, ये सब था। तो चलिए यहाँ पे एक क्षारक ले रहे हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में यहाँ कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या हमारा अधातु का ऑक्साइड है, यानी कि क्षारक की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से हो रही है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, क्षारक की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से हो रही है। चलिए आइए, अब यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे फ्रेश करके इस वाली अभिक्रिया जो यहाँ पे होनी चाहिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ से वहाँ लिख लेना है। चलिए देखिए, हम एक क्षारक ले रहे हैं, क्षारक हम ले रहे हैं कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से करानी है। अधातु का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड ले लेंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा हमारा। अब चेक करो यहाँ से क्या हो जाएगा, बनाना क्या है आपको पता है कि बनेगा हमारे पास क्या, लवण और जल बनेगा, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे CO2 है, तो कैल्शियम और ये सब चीज़ों को मिलाकर आप कैल्शियम का कार्बोनेट बना सकते हैं। और आपको पता है कि कैल्शियम का जो कार्बोनेट होता है ना, अरे यार कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कैल्शियम है, कार्बन है, और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ से तो यहाँ पे बन गया क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है क्या। और कैल्शियम कार्बोनेट बना तो ये हमारा क्या है, लवण है। क्या है हमारा, लवण है ना। और लवण के साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो यानी कि इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जल के लिए क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे, ठीक है क्या। अब देखिए सबका नाम लिख देना आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, CaOH का होल 2, क्या है ये हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये CO2 है, तो ये क्या है हमारा, कार्बन डाई ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पे क्या है, अधातु का ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे लिया गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, डाई इधर लगा लो ऐसे, डाई। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, जल है ना। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया हमारा, हाइड्रोक्साइड है तो ये हमारा क्या है, क्षारक है। चलिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, यानी कि हमारा अधात्विक ऑक्साइड बोल सकते हैं आप इसको, अधात्विक ऑक्साइड है ना, यानी अधातु का ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड है यहाँ पे। हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक अम्ल है ना, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाता है। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना है तो ये वाला क्या है हमारा, लवण है, और यहाँ पे तो लिखा ही है क्या, जल, यानी कि क्षारक की अभिक्रिया जब अधातु के ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है क्या, इस वाली ये वाली अभिक्रिया कहाँ रखनी है आपको, यहाँ पे रखनी है क्या, किधर रखनी है, उधर रखनी है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपको साफ तरीके से दिखे इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। इसको इस तरीके से साफ सुथरे तरीके से लिखना है आपको वहाँ पे, ठीक है क्या, और यहाँ पे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। ठीक है क्या, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अगला देखिए यहाँ से अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, और अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया तो कितनी बार हम लोग देख चुके हैं कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और जल बनाती है ना, ये तो इतनी बार देख चुके हैं हम लोग, इसलिए कुछ खास कहने को नहीं है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जब अम्ल अभिक्रिया करेगी क्षारक के साथ तो लवण बनाएगी और क्या बनेगी, जल बनाएगी। और काफी अच्छा से यहाँ पे एग्जांपल काफी साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या भैया, अम्ल में हम लोग क्या ले रहे थे, HCl, क्षारक में क्या ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है कि नहीं, क्षारक को प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिया गया। चलिए उसके बाद क्या बन गया, यहाँ से देखो तो Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है, तो NaCl है ना, और NaCl तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक बन गया, साधारण नमक आप कह सकते हो इसको। और साथ में ये Na और Cl एंगेज हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो HO है और यहाँ पे क्या है, H है, तो HO और H मिलकर H2 हो जाएगा, 2H और 1 यहाँ से भी दिख रहा है आपको। और ऐसे भी पता है कि लवण के साथ क्या बनाता है, जल बनाता है, जल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, H2 लिख सकते हैं। ठीक है क्या, हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा बैलेंस है या नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है, देखने में तो लग रहा है कि बैलेंस है। देखिए सोडियम एक है, सोडियम एक है, धातु तो बैलेंस है हमारा। इसके बाद हम लोग धातु में आते हैं, क्लोरीन में, क्लोरीन यहाँ पे एक है, क्लोरीन यहाँ पे भी क्या है, एक है। इसके बाद किसको देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पर भी कितना है, एक है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, हाइड्रोजन को, यहाँ पे एक और एक कितना, 2, और यहाँ पर भी कितना, 2, यानी कि पूरी तरह से समीकरण हमारा संतुलित है, बैलेंस है। सबका नाम लिखा हुआ है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl का सोडियम क्लोराइड, और H2O का जल, और ऊपर में तो नाम से पता ही है हमारा अम्ल था, हमारा क्षारक था, हमारा लवण और क्या बना था, जल बना था। यानी कि हमारी अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ जब करते हैं तो लवण और जल बनाता है। इसको तो वैसे ही हो सकता है क्षारक की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनाता है। और इसी वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जस्ट इसके बाद आपको इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जिसमें हम आपको दिखाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखते हैं क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अम्ल द्वारा क्षारक के प्रभाव अथवा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का, आप देखिए ये क्षारक था या ये अम्ल था, अम्ल में आप क्षारक डाल दिए, चाहे क्षारक में आप अम्ल डाल दिए, तो जो बना वो ना तो अम्ल है ना तो क्षारक है, एक नया ही सब्सटेंस बना, वो क्या है, लवण है, और साथ में जल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल ने क्षारक के प्रभाव को खत्म कर दिया और क्षारक ने अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिया, और एक नया ही सब्सटेंस बन गया, वो क्या है, लवण और जल। क्लियर है क्या। तो चलिए देखिए यहाँ से अम्ल की में यहाँ पे क्या वही वाला एग्जांपल फिर से ले रहे हैं हम लोग। अम्ल में क्या आ रहा है, HCl, क्षारक में क्या आ रहा है, NaOH, और क्या बन रहा है हमारा, NaCl प्लस H2O। ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षारक है। ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अम्ल क्षारक लवण का एक और नया एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक अभिक्रिया पढ़े हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से करा दे तो होता है उसमें लवण और जल बन जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अगर कोई क्षारक है आपके पास, अगर आप उसमें अम्ल डाल देंगे तो क्षारक का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अम्ल क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, और इस तरीके से जो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है वो क्या होता है, लवण। ठीक है क्या। तो किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हम लोग आज उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है क्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये लेमन जूस है, इसमें थोड़ा सा लेमन डाला हुआ है और वाटर डाला हुआ है ना। तो आपको दिखाने के लिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा और लेमन हम इसमें अभी और इसमें डलवा देते हैं। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। चलिए देखिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक वहाँ पर लेमन डाला जा रहा है हम इसमें क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है क्या। सोप सॉल्यूशन यानी कि आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटर्जेंट भी है। चलिए ये कुछ डिटर्जेंट हम इसमें डाल दे रहे हैं। थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें हम लोग। देखिए इसका सोप सॉल्यूशन रेडी करने के लिए है ना, डिटर्जेंट में थोड़ा सा वाटर मिला रहे हैं हम लोग। और ये हमारा सोप सॉल्यूशन रेडी हो रहा है, चेक कर लीजिए आप। इसमें हम लोगों ने क्या किया, डिटर्जेंट घोल दिया है। ठीक है क्या। और आपको पता है कि डिटर्जेंट का सॉल्यूशन ये क्या होता है, क्षारक होता है ना। चलिए ठीक है, ये क्षारक है हमारा। और ये आपका लेमन वाटर है। ठीक है क्या,
ये आपका क्या है, लेमन वाटर है, ठीक है क्या, यानी कि अम्ल है हमारे पास। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल्दी इंडिकेटर का यूज़ करके, है ना, देखेंगे कि किस में क्या प्रभाव आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है क्या। हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा लेमन हम लोग बाद में एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए होगा, इसलिए इसको रख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा लेमन मिलाकर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको लेमन वाटर बना लेंगे, ठीक है क्या। इसमें लेमन डाल दिया हम वाटर में, ठीक है क्या। अभी हमारा क्या बन चुका है, लेमन जूस बन चुका है, ठीक है क्या। थोड़ा सा और चाहें तो आप मिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, और ये हमारा लेमन वाटर बन चुका है, यानी कि हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है क्या। थोड़ा सा और आप चाहे तो वाटर मिला लीजिए। थोड़ा लेमन और थोड़ा सा इसको अम्ली बनाने के लिए थोड़ा और इसमें नींबू की बूंदें डाल देते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया लेमन वाटर, ठीक है, और ये हो गया है हमारा क्या, सोप सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अब अगर हम इसमें हल्दी डालते हैं, ठीक है क्या, यहाँ पे हल्दी का पाउडर है कुछ हमारे पास, देखिए अगर आप हल्दी इसमें डालते हैं, ठीक है, लेमन वाटर में आप क्या डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, और देखिए जब आप इसको यहाँ पर डालकर इसको घोलते हैं तो इसका रंग कैसा है, आपके सामने दिख रहा है, पीला है। कैसा है, पीला है, यानी कि जो हल्दी का कलर था ना वही कलर ये दिखा रहा है, ठीक है क्या। यानी कि जब आप लेमन वाटर में हल्दी डाल रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो हल्दी का कलर है वो अपना हल्दी का कलर ही दिख रहा है। क्लियर है क्या। तो इसका मतलब साफ है कि जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो सब्सटेंस हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। चलिए ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई यहाँ पे बात। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हल्दी डालेंगे, ये हमारा क्षारक है, ठीक है। इसमें जब हम हल्दी डालेंगे तो ये बताएगा कि ये हमारा क्षार है। चलिए देखिए, देखते हैं, ये हल्दी का पाउडर, इसे निकाल कर हम लोग थोड़ा इसमें डाल रहे हैं, और देखिए इसको हम लोग घोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका रंग क्या हो चुका है, लाल हो चुका है ना। इसका मतलब है कि आप लोग, है ना, समझ सकते हैं कि ये जो हमारा आपका जो सर्फ पाउडर था वो क्या था, क्षारक था, और इसमें जैसे ही आप हल्दी डाल दे रहे हैं तो क्या इसका कलर क्या हो रहा है, बदलकर लाल हो जा रहा है, ठीक है क्या। पर इसका कलर कैसा था, पीला था, यानी कि इसमें हमारा अम्ल है और इसमें हमारा क्या है, क्षारक है। चलिए ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी रिएक्शन में देख चुके थे जब पेपर वाला हम लोग किए थे, ठीक है क्या। तो आज जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है इस प्रयोग का वो ये है कि हमको, अब ये हमारा जो क्षारीय हो चुका है, इसके अंदर क्या है, सर्फ है और क्या है, हल्दी है, तो ये हमारा अभी भी क्षार है। तो हम इसकी क्षारीयता को कम करेंगे, ठीक है क्या, और क्षारीयता को कम करके हम फिर से इससे क्षार के प्रभाव को कम होता हुआ देखेंगे, ठीक है क्या। चलिए ठीक है, ये हमारा क्षारक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अम्ल है, ठीक है क्या, इस अम्ल को इसमें हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे, और इस अम्ल को डालकर इसमें मिलाएंगे। और आपको पता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, लवण और जल बनाएगी। यानी कि अगर इसके क्षार का प्रभाव अगर समाप्त होने लगे इस अम्ल को डालने से, इसका मतलब जो इसमें हल्दी डाला हुआ है वो हल्दी का कलर वापस आना चाहिए, ठीक है क्या। तो देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यह अम्ल हम इस क्षारक वाले सॉल्यूशन में एक थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और आप देख रहे हैं, है ना, कि जो पहले अनार का जूस था वो अब मैंगो जूस में तब्दील हो चुका है क्या, बन गया। इसका मतलब क्या था कि जो हमारा क्षारक था उसमें जैसे ही आपने क्या डाला, एसिड डाला, है ना, यानी कि आपने अम्ल डाला, नींबू डाला, तो इसका कलर फिर से लाल से बदल कर क्या हो गया, पीला हो गया, यानी कि फिर से हल्दी का कलर दिखने लगा, है ना। इसका मतलब यही उदासीन अभिक्रिया थी। क्षारक में जैसे ही हम अम्ल डाले, क्षार का प्रभाव समाप्त हो गया, अम्ल का प्रभाव समाप्त हो गया, और इसमें फिर से लवण बन गया, और जो हल्दी का जो अपना ओरिजिनल कलर था वो हल्दी का कलर वापस आ गया, ठीक है क्या। समझ रहे हैं कि आप देखिए दोनों लगभग एक जैसा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही आज के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे फिर और चैप्टर्स में जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आते रहेंगे आपको और एक्सपेरिमेंट्स दिखाया जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या आप लोगों को पसंद आया? मजा आया आप लोगों को? चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नोट में क्या देखना है, देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि अगर आप प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षारक डालिएगा, प्रबल अम्ल में अगर आप दुर्बल क्षारक डालिएगा तो कौन जीतेगा? अम्ल जीतेगा ना। तो यानी कि जो मिलने वाला चीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एगो भारी भरकम लड़का है ना,
50-60 किलो का लड़का, एक वो जो 20 किलो का कोई छोटा सा बच्चा है, उसके साथ अगर लड़ा दीजिएगा तो कौन जीतेगा? 50-60 किलो का जो भारी भरकम वाला बच्चा है ना, उठा के पटक देगा उसको। वैसे ही वाला बात यहाँ पे है कि अगर आप प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले आए, ठीक है क्या, और एक दुर्बल क्षारक ले आए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालकर आप बोलिए कि हम रिएक्शन करवा के दोनों को अम्ल क्षार की अभिक्रिया करा के और अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव दोनों को समाप्त करके लवण बना देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जितना तुम इफेक्ट का या जितना तुम पावर का अम्ल ले रहा है तो तुमको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही पावर का क्या लेना होगा? क्षारक। तब तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप अम्ल ज़्यादा प्रभाव का लिए हैं और क्षारक आप कम प्रभाव का लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि अम्ल का प्रभाव दिखेगा उस लवण में, यानी कि जो लवण मिलेगा वो कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। अगर आप दुर्बल अम्ल ले लें, यानी कि अम्ल इस बार कम प्रभाव वाला है, दुर्बल है, और इसमें क्षारक डाल रहे हैं आप प्रबल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, और अम्ल ले रहे हैं यहाँ पे सिरका, अम्ल ले रहे हैं आप नींबू, सिट्रिक अम्ल है ना, छोटा छोटा अम्ल ले रहे हैं, और उसमें आप डाल दे रहे हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षारक डाल दे रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पे लवण बनेगा वो कौन सी प्रवृत्ति को दिखाएगा? अम्ल को कि क्षारक को? तो जाहिर सी बात है इसमें क्षार का गुण दिखेगा आपको, यानी जो लवण बनेगा वो क्षारकीय होगा। कैसा होगा? क्षारकीय, क्योंकि यहाँ पे क्षार जो है वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था, तो वो डोमिनेट कर देगा किसको? अम्ल को। चलिए ठीक है, तो चलो गया। फिर देखिए यहाँ से प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लीजिएगा तो ये न्यूट्रलाइज होगा बहुत अच्छे से, कि जितना पावर का आप अम्ल लिए उतना ही पावर का क्या हुआ? क्षारक हुआ। तो अब ये हुआ कि बराबर का टक्कर। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि हाँ चलो अब ये टक्कर देखने में मजा आने वाला है। तो जब आप प्रबल अम्ल लिए और प्रबल क्षारक लिए तो जब दोनों को आपस में मिलाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? लवण और जल, है ना। ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक के प्रभाव को खत्म करेगा और प्रबल क्षारक बोलेगा कि हम भी तुमको थोड़ी छोड़ेंगे, हमें क्या कम पावर है, तो ये भी क्या करेगा? इसके प्रबल अम्ल के सभी प्रभाव को समाप्त कर देगा और मिलने वाला लवण क्या होगा? ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, है ना, सिर्फ लवण होगा और जल बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? दुर्बल अम्ल में दुर्बल क्षारक डालेंगे, है ना, कमजोर को कमजोर के साथ लड़ा देंगे। तो चलिए ये भी टक्कर ठीक ठाक है कि चलो दोनों में बराबर का टक्कर है। तो दुर्बल वाला दुर्बल क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देगा और दुर्बल क्षारक दुर्बल अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, और जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? लवण होगा, और वो लवण ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा? जो वीकर है यानी कि जो आपका कमज़ोर है उसको क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, है ना, और जो पावरफुल रहेगा उसका गुण आपको दिखेगा। दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर पावर का है, आप क्या कहते हैं, दोनों अम्ल को अगर मतलब सेम पावर का रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। चलिए ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया। चलिए जलीय विलयन में अम्ल, ये आज लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, जलीय विलयन में अम्ल। अगर जलीय विलयन में अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? तो आपको पता है कि जलीय विलयन में अगर आप अम्ल डालते हैं तो कौन सा आयन देता था? H+। स्टार्टिंग में ही पढ़े हम लोग, तो कोई नई बात तो है नहीं। तो चलिए ये देखते हैं क्या लिखा है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं और H+ आयन H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना, अभी यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको कि हाइड्रोनियम आयन क्या है, ठीक है क्या। कह रहा है कि अगर आप जल में क्या डालते हैं? थोड़ा थोड़ा करके अम्ल डालते हैं, ठीक है क्या। जब आप जल में अम्ल डालते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है? कौन सा आयन दिखता है आपको? यहाँ पे H+ आयन दिखता है। और फिर क्या कह रहा है? ये जो H+ आयन होते हैं वो कहाँ? H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ से ये क्या हमारा है? जल, और जल में कौन सा आयन है? H+ आयन। अब जब आप इसको आपस में मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? H2 था, यहाँ पे H है, तो टोटल कितना हो गया? H3O, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम, इसी का नाम। तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया गया। क्यों? क्योंकि जल में हमारा H+ आयन बन रहा है ना जी। तो जल में जब H+ आयन बन रहा है तो ये दोनों आखिर कहाँ है? हमारे इसी बर्तन में तो है, इसी बर्तन में ना जल है और इसी में H+ आयन बन रहा है। यानी कि अगर पूरी बात को करें तो वो पूरा चीज़ हमारे पास क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। दोनों को मिलाकर ग्लास में तो हमारा दोनों मिला हुआ है ना, जल में H+ आयन बन रहा है हमारा, और दोनों मिला है कहाँ पे? हमारा उसी ग्लास में। तो उस ग्लास में जो हमको दिखेगा वो पूरा आयन क्या होगा? हमारा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि H+ आयन जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जल में निकलता है। जल में H+ आयन का मतलब हो गया क्या? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। H+ + H2O गिव्स H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है क्या। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या इसके बारे में और भी कुछ है क्या। अच्छा, जलीय विलयन में क्षारक, है ना। जलीय विलयन में अम्ल देख लिया हम लोग, अब जलीय विलयन में क्या देख लेंगे? क्षारक। तब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, और इसके बाद एक और बात है यहाँ पे, उसको भी देख लेंगे। अब देखिए जलीय विलयन में क्षारक क्या कह रहा है? कहता है क्या कि अगर आप क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते थे? OH- आयन उत्पन्न करते थे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्षारक कौन सा ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रबल क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है क्या। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और इसमें हम क्या डाल दिए?
जल डाल दिए, ठीक है क्या, चलिए ठीक है, यानी कि जल है, जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na, आपको पता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। और आपको पहले भी पढ़ाए थे हम, यानी कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यहाँ से और ये क्या हो जाएगा OH माइनस। और ये OH माइनस जो है हमारा यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जल में घुलकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा आयन दे रहा है, OH माइनस। यहीं पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं आप, ठीक है क्या। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलता है तो सोडियम प्लस और प्लस OH माइनस आयन देता है, और ये OH माइनस आयन से ही पहचान हो जाती है कि ये हमारा क्या है, क्षारक है, ठीक है क्या। उसी तरीके से अगर आप बात करें किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि बहुत प्रबल क्षारक नहीं होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जानते हैं ये क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखें आप लोग, नहीं सुनो, वो जब एसिडिटी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुने हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या होता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है या फिर मान लो कि कुछ गैस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो उसके एसिडिटी को कम करने के लिए जो क्षार वाला जो दवा मार्केट में मिलता है ना, वो जो दवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही है आपका क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि वो सभी टॉनिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो आपकी एसिडिटी को कम करता है। इनो, हाँ बोल सकते हैं, है ना, इनो एक क्षारक है, वो भी आपकी एसिडिटी को कम करता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खासकर आप उसी को कहते हैं, वो जो सिरप आता है, ठीक है क्या। चलिए देखिए यहाँ से, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, इसमें इसको जल में डाल दिए हम, तो यहाँ से क्या हो गया Mg2+ और साथ में 2H माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस आयन यहाँ से क्या होने लगा, मुक्त होने लगा, ठीक है क्या। तो वहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, क्षारक है। तो क्षारक जल में घुलकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। बस यही वाली बात थी, और ये वाली बात कोई नई बात नहीं थी, पहले भी हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो इसके बाद सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो ये वाला क्वेश्चन एक साल छोड़कर एक साल ये आता था, देखिए VVI लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है क्या। तो हो सकता है कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव वाले में भी ऑब्जेक्टिव बना दे। क्या लिखा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आया इसका मतलब, कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। जैसे हम दिखाते हैं, मान लो बाबू, सुनो हम समझाते हैं। ये हमारा क्या है, जल है, ये हमारा जल है, और मान लो कि इसके अंदर हम अम्ल डाल दिए, क्या डाल दिए, अम्ल डाल दिए। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, ठीक है क्या, नहीं तो सिरका भी है हमारे पास। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे कि मान लो क्या कह रहा है कि देखो अम्ल को क्या करना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में, ठीक है क्या। यानी कि हाँ बुझ गए ना, जैसे कि मतलब क्या है, ऐसा नहीं कर अम्ल को जल, यानी कि आपको क्या करना है, पहले वाटर ले लेना है, ठीक है क्या। आप वाटर ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो एसिड होगा आपका, है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड नहीं है, ये क्या है हमारा, सिरका। तो कहता है क्या कि ये जो जल है, ठीक है क्या, ये जो जल है, आपको क्या करना है, जल में अम्ल मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि ये हमारे पास सिरका है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि पानी को डाल दिए इसमें और इसको तनु करने लगे। तनु करने का मतलब क्या होता है कि पानी मिलाकर उसके प्रभाव को कम करना, ठीक है क्या। और हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब आप क्या कर रहे हैं, अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है कि आप उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाइए। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना है आपको, कि अम्ल को जल में मिलाना है ना कि जल को अम्ल में, है ना। यानी कि क्या, अम्ल को, ये जो हमारा क्या है, जल, इसमें क्या डाले, अभी हम पानी डाले ना, चलिए, तो अम्ल को जल में मिलाना है। ये हमारा क्या है, जल है, चलिए ठीक है, ये वाटर है हमारे पास, और ये हमारा क्या है, एसिड है। तो आपको क्या करना है, अम्ल को लेना है, ये हमारा एसिड है, कौन सा एसिड है, सिरका, CH3COOH, है ना, एसिटिक अम्ल, ठीक है क्या। और ये अम्ल बहुत ही ज़्यादा दुर्बल अम्ल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे कह रहा है कि ये जो जल है, ये हमारा क्या है, जल, और आपको क्या करना है, तनु करने के लिए जल में क्या डालना है, अम्ल डालना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अम्ल डाल दिए गिलास में और उसमें पानी डालने लगे ऊपर से, ये नहीं करना है कभी, ठीक है क्या। क्या होगा उससे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे जल में आपको क्या डालना है, ऐसे करके धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि एकदम एक बार में डाल दे, ऐसे करके मिलाना है। उसके बाद फिर इसको क्या करना है, आपको हल्का हल्का करके इसको फिर क्या करना है, घोलते रहना है। पर यहाँ पे कोई समस्या नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ये अम्ल क्या है, दुर्बल है। लेकिन अगर अभी हमारे पास इसके जगह पे नाइट्रिक अम्ल होता, है ना, तो अगर हम पानी में डालते तो अभी आपको इसका इफेक्ट दिखने लगता है, अभी तुरंत से बुलबुला आना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। और अगर आप गलत तरीके से मिला दीजिएगा तो ग्लास फट जाएगा और आप उससे घायल भी हो जाएंगे। गलत तरीके से मिलाने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, पहले अम्ल डाल लिए ग्लास में, हड़ा के पहले अम्ल ले लिए, अब उसके बाद फिर क्या किए, अब अम्ल ले लिए, अब उसमें जाके कैसे करके पानी मिला रहे हैं। अगर आप अम्ल में पानी मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कभी भी क्या करना है, पानी में धीरे धीरे अम्ल डालना है। ऐसा कभी ना करें कि अम्ल निकालें और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाएं।
तो इससे क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी, यहाँ पे इसी चीज़ को देखना है। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि जल में अम्ल या क्षारक को घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। जब आप जल में अम्ल को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। पर चूंकि ये दुर्बल अम्ल था तो यहाँ पे वो चीज़ हमको नहीं दिखा। आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, इसलिए जब सांद्र अम्ल मतलब क्या, पावरफुल एसिड है ना, जो आपका प्योर एसिड है, सांद्र अम्ल या क्षारक में, जब सांद्र अम्ल या क्षारक है में जब आप जल मिलाते हैं, क्या करते हैं, जल मिलाया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण छलक कर पात्र से बाहर आ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं करना है कि आपको अम्ल पहले किसी पात्र में निकाल लेना है, कांच के पात्र में अम्ल निकाल लिए और उसमें ऊपर से धीरे धीरे पानी मिला रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है कि गिलास ब्रेक कर जाए, हो सकता है कि उसमें इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो कि आप पर वो नुकसान हो जाए। इसलिए कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आपको क्या करना है कि पहले ग्लास में जल डाल लेना है और जल डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, एसिड डालना है और उसको घुलाते रहना है, मिलाते रहना है। बस समझ में आया? और इस तरीके से आपका एसिड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाइल्यूट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। फिगर से दिखा रहा है कि इस पात्र में हमारा क्या है, वाटर है, और वाटर में ऊपर से धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं और मिला रहे हैं। ठीक है क्या? तो ये वाला प्रोसेस क्या है, सही है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पात्र ले लेना है और उसमें अम्ल डाल देना और ऊपर से वाटर डालना है, ये काम कभी ना करें। ठीक है क्या? ऐसा करेंगे तो ये प्रोसेस क्या है, गलत है और ये हार्मफुल है ना। इससे हो सकता है कि आपका ये जो एसिड है जो छलक कर बाहर आ जाए, या फिर इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाए कि कांच का पात्र हो तो वो टूट भी सकता है, अगर वो एसिड बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड हुआ तो। क्लियर है क्या? तो चलिए आज के क्लास को यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में फिर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को, जो भी बच्ची टॉपिक्स है ना, जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।